हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है ई पैम के इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। जिन्होंने ई पैम कंपनी के बारे में पहले नहीं सुना है, मैं उन्हें बता दूं, ई पैम बहुत अच्छी कंपनी है, उनकी हाइक भी बहुत अच्छी होती है। और लास्ट मंथ ही मेरे एक कलीग ने ही ई पैम का इंटरव्यू दिया, उसको बहुत अच्छी हाइक मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका पैकेज मैं बात करूँ, उसका पैकेज 10 एलपीए था तो उसको 22 एलपीए तक पैकेज मिल गया। तो ई पैम बहुत अच्छी हाइक देता है, बट उनका इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लियर करना। ठीक है, अगर आप गूगल पे भी लिखो ना ई पैम, तो ये देखो, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट इसकी जो लोकेशन है ये बहुत सारी लोकेशंस पे अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। ठीक है, ये देखो, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, है ना, यूरोप, मतलब अच्छी कंपनी है। तो ई पैम का जो इंटरव्यू था मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले ना कंपनी का नाम सुना था, ना मैंने कभी इंटरव्यू दिया था, क्योंकि कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। इस बार जो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने 45 मिनट का इंटरव्यू जो है शेड्यूल किया था, बट जब मैं इंटरव्यू देने लगी, उस इंटरव्यूअर ने इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि वो इंटरव्यू कम से कम 1.5 घंटे तक एक्सटेंड हुआ। उसने कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे थे जो मुझे पता ही नहीं, जो मैंने पहले कभी सुने नहीं। तो हम इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो 3 पार्ट में, अदरवाइज 2 पार्ट में हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्लोजर तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्लोजर हर कंपनी पूछ रही है, व्हाट इज अ क्लोजर। तो क्लोजर गाइस देखिए, आप लोगों को पता ही होगा जिन्होंने शुरू से रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में वर्क किया। और गाइस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो मैं इंटरव्यू की वीडियोस डालती हूँ वो किस पैकेज के लिए होता है। गाइस देखो, पैकेज डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो थंबनेल होता है मैं उसमें मेंशन कर देती हूँ कि ये जो वीडियो है 5+ ईयर के एक्सपीरियंस वाले पर्सन के लिए है, 6+ ईयर के एक्सपीरियंस के पर्सन के लिए है। ठीक है, और पैकेज गाइज ये डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी का पैकेज अभी 10 एलपीए है, ठीक है, और वो बोलता है कि मैं 18 एलपीए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट मीन उसके लिए वो तो 18+ वाले पैकेज के लिए होगा। और फॉर एग्जाम्पल किसी का पैकेज 20 एलपीए है और वो 30 एलपीए या 25 एलपीए एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये कितना होगा, 25 एलपीए प्लस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू पैकेज के हिसाब से नहीं। और गाइज मुझे लास्ट वीडियोस में कुछ ज्यादा ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू की वीडियोस कितनी आप लोगों के लिए यूजफुल है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियोस है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, सेकंड गाइज, और मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि मैंने बहुत बार इस कंपनी के लिए अप्लाई किया पर इनका कोई कॉल नहीं आया, मैंने बहुत बार इनकी वेबसाइट नहीं याद। तो गाइज एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी कंपनी, उसके लिए सिर्फ आप नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम अभी बढ़ा है ना, तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया, बहुत हाई। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम में जॉब लेना और ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों होगा मैं वो भी बताती हूँ, और आप कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप, कौन कौन सी चीजें आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी है कि आपको ही वो अपॉर्चुनिटी मिले। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में आपका भी नाम वो आए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि मैम आप इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाओ, तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे और लाइव सेशंस भी हम करेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि कितने कमेंट किस चीज के लिए आ रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से कमेंट करोगे कि मैम लाइव सेशंस होने चाहिए, क्योंकि ना अब इंटरव्यू जो है वो इतने इजी नहीं है क्रैक करने। पहले के टाइम में और जब से एआई आया बहुत चीजें चेंज हो गई। इंटरव्यू को इन्होंने एक क्विज बना दिया है, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि यू कांट प्रिडिक्ट, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सरवाइव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो भाई अपने आप को अपडेट रखना ही पड़ेगा। यू कांट से कि मुझसे नहीं होगा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस क्लोजर। क्लोजर सभी को पता है, हर दूसरी कंपनी पूछ रही है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन है गाइस, मैं उनके बारे में तुम्हें एक आइडिया दूंगी, डिटेल भी बताऊंगी, और जहां तक मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहां तक एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है उस पर डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो क्लोजर के बारे में बात करते हैं गाइस। क्लोजर हर दूसरी कंपनी पूछ रही है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में क्लोजर के बारे में बहुत ज्यादा बात की है। क्या है क्लोजर, क्यों यूज होता है, बेसिकली ये डेटा प्राइवेसी के लिए यूज होता है, ठीक है। और कुछ टर्म्स कंडीशंस है जब आप क्लोजर क्रिएट करते हो। बाकी आप लोग गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब तो जेमिनाई है, मैं प्रेफर करती हूँ जेमिनाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेमिनाई ओपन करती हूँ यहाँ पे, जेमिनाई, ठीक है, और मैं जेमिनाई को बोलती हूँ कि भाई मुझे क्लोजर बताओ, ये मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, कोई चीज को रीड करना है या पढ़ना है। क्योंकि अभी भी जो लोग पुराना वे फॉलो करे कि गूगल पे जाते हैं, एक एक चीज लिखते हैं, टाइम लगता है। जेमिनाई है, ठीक है, इसमें लिखो क्लोजर विद एग्जाम्पल इन जेएस, ठीक है। तो ये आपको ना लाइक बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बताता है, ठीक है। पढ़ो, एग्जाम्पल रेडी करो। ये देखो इसने कितनी इजी एग्जाम्पल बताई, ठीक है। क्रिएट क्यों करना है, आप इससे जितना मर्जी पूछ सकते हो, आपको एक एक चीज ये बताएगा, ठीक है। वाई वी नीड क्लोजर, ठीक है, ठीक है। ये देखो एवरीथिंग लाइक जो मैं ये नहीं कहती जो ये दे रहा है आपको सब पढ़ना, आप मेन मेन पॉइंट रेडी करो कि सामने वाले को आप आंसर ऐसे करो कि वो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस वेब वाइटल्स, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल था, मैंने भी बहुत मुश्किल से ये इंटरव्यू का आंसर दिया, मेरा नहीं क्लियर नहीं हुआ, ऑनेस्टली नहीं हुआ क्लियर। मुझे होप थी क्योंकि इंटरव्यू अगर 45 मिनट का, वो बंदा 1.5 घंटा लगा रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक होप थी, बट चलो नहीं हुआ वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेब वाइटल्स। वेब वाइटल्स क्या होते हैं मुझे भी नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, वेब वाइटल्स क्या होते हैं। तो वेब वाइटल्स स्पेशली कोर वेब वाइटल्स आर द की metrics for a Google measuring user experience on a web page, focusing on loading, interactivity, visual stability, crucial for SEO, ensuring a smooth user journey by quantifying speed, responsiveness and layout, ठीक है। तो मतलब ये SEO के लिए होता है, आपकी वेबसाइट की अट्रैक्टिवनेस के लिए होता है, यूजर को फ्रेंडली बनाने के लिए होता है, वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। वेब वाइटल्स का ये रोल होता है, मतलब इम्प्रूव करना आपकी वेबसाइट को, ठीक है। वाई दे मैटर, ये क्यों मैटर करता है हमारे लिए वेब वाइटल, ये देखिए यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद एसईओ एंड रैंकिंग, कि कोई आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो उसकी रैंकिंग कैसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू मेजर एंड इम्प्रूव, ठीक है, कैसे आप अपनी वेबसाइट को मेजर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग वेब वाइटल, वो भी बताया। टूल्स कौन कौन से, यूज अ गूगल पेज स्पीड इनसाइट, सर्च कंसोल, क्रोम डेव टूल्स और लाइब्रेरीज लाइक वेब वाइटल्स। तो क्रोम वेब टूल मुझे लगता है हर दूसरे बंदे ने यूज किया, कोई नहीं होगा जिसने नहीं यूज किया। उसके बाद वेब वाइटल्स, अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो इसकी अलग से लाइब्रेरी भी है वेब वाइटल्स की, आप गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव कैसे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉकेट। अब आप बोलोगे कि ये तो रिएक्ट की क्वेश्चन है ही नहीं। जब एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है ना, चाहे आपने उसमें लिखा फ्रंट एंड है, फिर भी आपसे अगर आपका 5+ एक्सपीरियंस आज शो कर, आपको फ्रंट एंड के अलावा बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेब सॉकेट क्या होते हैं मुझे भी नहीं पता था, मैंने सुना था कि हाँ ये लाइक सॉकेट वगैरह बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, चैट, गेमिंग, ठीक है। तो मैंने थोड़ा R&D किया। जैसे वेब सॉकेट इज अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल
full duplex bi-directional communication channel over a single TCP connection, ideal for the real time application, जो कि मैंने आपको बताया चैट, गेमिंग एंड लाइव डैशबोर्ड। ठीक है जी। उसके बाद वेब सॉकेट वर्सेस HTTP, दोनों में फर्क क्या होता है? तो जी HTTP जो है उसमें क्या है, शॉर्ट लाइव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, बेस्ट फॉर फेचिंग रिसोर्स, स्टेटलेस। बट वेब सॉकेट में क्या होता है, लॉन्ग लाइव फुल डुप्लेक्स, बेस्ट फॉर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम, वर्क थ्रू द फायरवॉल एंड प्रॉक्सीज, एंश्योर कंपैटिबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, टू वे कम्युनिकेशन, रियल टाइम एप्लीकेशन में। अब रियल टाइम एप्लीकेशन कौन से, जैसे चैटिंग सिस्टम हो गया, गेमिंग हो गया और ट्रैकिंग ऐप होगी, ये रियल टाइम एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो कि सॉकेट है क्या, क्या कैसे काम करता है, think of HTTP as sending letter, you send a request, wait for response and the interaction end। ठीक है। अगर मैं HTTP एग्जाम्पल दूं तो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को रिक्वेस्ट सेंड किया या आपने फोन किया, आपने रिस्पॉन्स के लिए वेट किया, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं, इंटरेक्शन खत्म हो गई। बट वेब सॉकेट में क्या हुआ, वेब सॉकेट एज अ टेलीफोन कॉल, यू कनेक्ट वंस, द बोथ साइड टॉक वेन एवर दे वॉन्ट विदाउट हैंगिंग अप। तो क्या हुआ, आपने कॉल किया, दूसरे बंदे ने कनेक्ट किया, आपने बात किया, उसके बाद जब आपको रिस्पॉन्स मिल गया उसके बाद जाके कहीं ये कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया जी वेब सॉकेट, काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि जिसको आप कॉल कर रहे हो उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है, बात होने के बाद आप इंटरेक्शन को खत्म करो। मे भी आपको थोड़ा बोरिंग साउंड करेगा, बट अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं कि भाई मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, वेब सॉकेट है, HTTP है, वेब वाइटर्स, आपके लिए बोरिंग हो जाएगी वीडियो, तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बाकी डिटेल में आप खुद जाके पढ़ लेना। आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना इंटरव्यू में कि आंसर कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद वेब वर्कर्स क्या होते हैं। ठीक है। ये भी मैंने पहले इंटरव्यू में ये सुना है वेब वर्कर्स, पर मुझे एट अ टाइम पे याद नहीं था तो मैं आंसर नहीं कर पाई। ठीक है। द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ वेब वर्कर इज टू थिंक ऑफ इट्स एज अ बैकग्राउंड असिस्टेंस। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश की है, इसका इजिएस्ट वे है, एक बैकग्राउंड असिस्टेंट की तरह काम करता है वेब वर्कर। तो होता क्या है, नॉर्मली एक नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इज अ वन मैन शो। इफ द पर्सन इज बिजी डूइंग अ ह्यूज कैलकुलेशन, दे कांट आंसर द फोन, ओपन द डोर फॉर अ कस्टमर, द फोन एंड डोर आर योर वेबसाइट, बटन एंड एनिमेशन। वो कह रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है एक वन मैन का शो है। ठीक है। अगर एक पर्सन फॉर एग्जाम्पल बिजी है, वो कैलकुलेशन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर गेट पे कोई आ रहा है तो वो पर्सन गेट नहीं ओपन कर पाएगा। आप अपने घर की एग्जांपल ले लो, घर में आप किसी से फोन पे बात करो या कुछ भी करो, किचन में काम कर रहे हो, आप इतने बिजी हो कि आप नहीं आ सकते अगर गेट पे कोई आता है। ठीक है। तो ये होगी एक सिचुएशन। वेब वर्कर्स क्या करता है, ए वेब वर्कर्स give that a person an assistant in the separate room who handle the heavy work so the main person can stay at the front desk to help। ने क्या किया, एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। वो असिस्टेंट क्या कर रहा है, सेपरेट रूम में सेपरेट टास्क को हैंडल कर रहा है, पर जो मेन यूजर है वो फ्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेबपैक बेसिकली यूज टू रिड्यूस द फाइल साइज। ठीक है। ताकि आपकी जो फाइल्स है, जब बिल्ड क्रिएट हो, आपका जो प्रोजेक्ट है जब आप उसमें बिल्ड क्रिएट करो, तो जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह है उनका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और आप इससे रिलेटेड भी रीड कर सकते हो वेबपैक से। और उसके बाद आता था इवेंट लूप। तो उन्होंने इवेंट लूप के बारे में पूछा था। इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट हाउ कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। अगर आप गूगल पे लिखो इवेंट लूप तो आपको फुल फ्लेज वो मिलेगा, इवेंट लूप, या फिर हाँ ये देखो एक पूरा एक मैकेनिज्म है। ठीक है। रन टाइम ब्राउजर एंड नोड जेएस के बीच में कि कैसे टास्क जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा और कॉल बैक्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ये पूरा इसका जो एक एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो काफी बड़ी एग्जांपल है। ठीक है।
बाकी आप यहाँ पर अगर जेमिनाई से पूछो इवेंट लूप इन जेएस, ठीक है, तो ये आपको समझा देगा फुल फ्लेज कि कैसे उसमें कॉल स्टैक होता है, वेब एपीआई क्या होती है, ठीक है। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली इवेंट लूप ना, आप अभी के लिए ये समझो कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी प्रायोरिटाइज द टास्क, कि जावास्क्रिप्ट में टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आगे 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये है, इसकी एग्जांपल करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद डीप वर्सेस शैलो कॉपी, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो एक सिंपल से एग्जांपल, शैलो कॉपी में क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है वो अपडेट हो जाता है। तो इस एग्जांपल आपको यहाँ पे बताती हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर। तो डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी में गाइस, जो शैलो कॉपी होता है ना, उसमें जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज हो जाता है अगर आप कॉपी वाले डेटा में चेंज करो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने उसी की कॉपी क्रिएट कर ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। जब आपने कॉपी किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस किए तो ओरिजिनल वाला डेटा भी चेंज हो गया, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। बट डीप कॉपी में ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ओबीजे है, नेम सीमा, ठीक है, और मैंने एक इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, नेम ओबीजे, ठीक है, ओबीजे। अब मैंने क्या किया, मैंने न्यू ओबीजे डॉट नेम, इसमें मैंने डाल दिया करण, ठीक है। क्योंकि अब न्यू ओबीजे में चेंज हुआ है तो न्यू ओबीजे करण आना चाहिए और ये वाला ऐसे ही रहना चाहिए। बट क्योंकि ये शैलो कॉपी है तो दोनों में डेटा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप कंसोल करो और यहाँ पर लिखो ओबीजे कॉमा न्यू ओबीजे, तो इसको रन किया तो देखो ओरिजिनल डेटा जो था वो भी चेंज हो गया पुराना वाला, और जो कॉपी थी वो भी चेंज होगी। बट डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। डीप कॉपी में जो ओरिजिनल डेटा मतलब ओबीजे का डेटा चेंज नहीं हुआ। तो डीप कॉपी को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके, जैसे जेसन डॉट पार्स के थ्रू कर सकते हो, और भी कई मेथड थे। बट अभी जो लेटेस्ट मैं यूज कर रही हूँ वो है स्ट्रक्चर्ड कॉपी। ये न्यू मेथड है, स्ट्रक्चर्ड कॉपी या स्ट्रक्चर्ड क्लोन कुछ है, तो सी देखते हैं, ठीक है। अभी देखो शैलो में दोनों में ही करण करण आ रहा था, पुराने ऑब्जेक्ट में भी नए में भी। और तो कह रहा है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आएगा स्ट्रक्चर क्लोन, तो स्ट्रक्चर क्लोन है, रन किया। अब देखो जो ओरिजिनल डेटा है वो सेम है, उसमें सीमा ही है, जो न्यू डेटा है उसमें चेंज होगा। तो ये है गाइस शैलो और डीप कॉपी। उसके बाद आता है लेट वर्सेस कॉन्स्ट और वेर। ये मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं बता देती हूँ, जो होस्टिंग का कंसेप्ट है वो वेर पे वर्क करता है बट लेट एंड कॉन्स्ट पे नहीं करता। और लेट एंड कॉन्स्ट जो ES6 का फीचर है, वेर जो है ES6 का फीचर नहीं है। और जो वेर है वो फंक्शन स्कोप होता है, मतलब इसका स्कोप जो होगा सिर्फ एक फंक्शन के बीच तक होगा। बट ये ब्लॉक बेस्ड स्कोप होता है इनका, ठीक है। बाकी आप इनके मैंने कंसोल किया डॉट लॉग, ये होस्टिंग का कंसेप्ट मैं आपको गाइस बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो वेरिएबल उसका नाम a है, उसकी जो टाइप है ना वेर a इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो देखो उसने क्या बोल दिया कि a जो है वो अनडिफाइंड है। यही है होस्टिंग की क्वालिटी, कि यू कैन यूज एनी वेरिएबल बिफोर डिफाइन इट और बिफोर डिक्लेयर इट, आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप वेर को लेट कर दोगे, ये कॉन्स्ट भी कर दोगे, ये एरर दे दो। ये देखो इसने एरर दे दिया, मतलब होस्टिंग जो है वो वेर पे वर्क करती है, लेट कॉन्स्ट पे नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, तो ये तो हो गया गाइस लेट कॉन्स्ट और वेर तीनों के बीच का डिफरेंस। बट अगर सिर्फ लेट और कॉन्स्ट के बीच में कोई डिफरेंस पूछे तो जो कॉन्स्ट होता है ना उसमें रीअसाइनमेंट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे पास कॉन्स्ट
नेम इक्वल टू सीमा, ठीक है। मैंने उसके बाद किया नेम करण, कंसोल किया डॉट लॉग नेम, रन किया। ये देखो वो क्या कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो कह रहा है कांस्टेंट को आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, उसने एरर दे दी। क्योंकि आपने भी ये सुना होगा कि वी कैन नॉट रीअसाइन द वैल्यू टू द कांस्टेंट। भाई एक बार आपने जो डिफाइन कर दी वैल्यू वही रहेगी कांस्टेंट में, फिर बाद में आप उसको चेंज करोगे वो नहीं होगी, एरर दे देगी। बट अगर आप इसको लेट कर दोगे और रन करोगे तो देखो वो रन हो गया, ठीक है। तो ये है लेट और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस। बाकी गाइस लेट कॉन्स्ट की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीफिल्स। पॉलीफिल्स क्या होता है गाइस? एक तरीके का कोड कह लो या स्क्रिप्ट कह लो, या फिर ये एक तरीके की लाइब्रेरी में भी अभी अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी पुराने ब्राउजर हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, उसमें क्या करता है ये जाके ब्राउजर्स में काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऐड कर देता है ताकि जो आपकी वेबसाइट है उसके सभी इवेंट्स वर्क कर सके, उनके इवेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कि वेबसाइट फेल ना हो, वो वर्केबल हो। तो पॉलीफिल्स इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्टर फॉर योर वेबसाइट। जैसे अगर आप जेमिनी पे गूगल करो पॉलीफिल्स, ठीक है, ये बताएगा पॉलीफिल्स क्या होता है। देखो, piece of code, usually a script on the web used to provide modern functionality in older browser that do not natively support it। यही बात मैंने आपको बोलू, जो भी पुराने ब्राउजर है वो आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करे, उसी से रिलेटेड ये होता है। तो ये क्या करता है कि काइंड ऑफ पीस ऑफ कोड आपको अपने कोड में ऐड करना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो पुराने ब्राउजर पे भी चले। बट अगर आप रिएक्ट में बात करते हो तो रिएक्ट में इसके लिए अलग से लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वल्नरेबल। ये एक वर्ड था जो उन्होंने बोला, मुझे समझ नहीं, और मैंने अभी इसके बारे में कुछ रीड नहीं किया, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं आपको बता सकती। आप गूगल करके देखना कि आपको इसके रिलेटेड क्या आउटपुट मिलती है और आप मेरे को कमेंट भी करना, ठीक है, जब आप समझ लो इस चीज को, क्योंकि मेरे लिए अभी इसको रीड करना बाकी है। उसके बाद वर्चुअल डॉम, मैंने डीप यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि वर्चुअल डॉम ना उन्होंने बहुत डीपली एक एक चीज एक्सप्लेन करवाई थी, मैं अभी रिमूव कर देती हूँ। तो वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, डीपली कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को हैंडल करता है, रिएक्ट में कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती है, वो सारा कुछ। उसके बाद डिफ, रिकंसिलिएशन एंड फाइबर, इन तीनों के ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ये दोनों में प्रैक्टिकल आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, थ्योरी है, बस आपको समझना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ HTML एंड CSS सर्व ऑन ब्राउजर। तो ये क्वेश्चन था उस डेवलपर का कि भाई HTML जो CSS है, HTML जो CSS, ये दोनों ब्राउजर के ऊपर सर्व कैसे करती है। कि एक तो एग्जीक्यूट हो रहा है पर सर्व कैसे हो रही है, उसका जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट JS सर्वर साइड रनिंग। गाइस ये हर दूसरा बंदा पूछ रहा है नेक्स्ट JS में सर्वर साइड रनिंग क्या होती है, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ना, ओके, तो ये देखो मैंने ना एक नेक्स्ट JS का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, ठीक है। अब एक चीज आपको ना अपने माइंड में रखनी है, आपने सुना होगा कि सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट, ये दो चीजें नेक्स्ट JS में जरूर पूछते हैं, है ना। तो देखो अभी जो आपको मेरे सामने कोड दिख रहा है ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल एक रिएक्ट के कंपोनेंट के जैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर देखो यूज क्लाइंट लिखा है, तो इसी से पता लग जाता है कि ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे ना यूज क्लाइंट को, ये एरर दे देगा, ये बोलेगा आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई क्लाइंट साइड कंपोनेंट आप क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट JS में जितने कंपोनेंट बनते हैं ऐप फोल्डर के अंदर वो सभी सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं। और सर्वर साइड कंपोनेंट जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको कोई स्टेट, कोई यूज इफेक्ट, है ना, कोई ऊपर यूज क्लाइंट नहीं दिखेगा, नॉर्मल कंपोनेंट, एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल जो फंक्शन होता है बिना किसी स्टेट के यूज इफेक्ट के, जो कि रिएक्ट में होता है,
ये देखो ये रिएक्ट का है तो ये क्लाइंट साइड है, वो जावास्क्रिप्ट का है तो ये सर्वर साइड है। ये है सर्वर साइड कंपोनेंट की निशानी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग एक होती है गाइस, ये तो हो गया कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट बताया, बट एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इन्होंने बोला सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होते हैं, बट आपको ये जानना है कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए ना नेक्स्ट ईयर्स में ना एक मेथड है, वो मेथड क्या है, उसका नेम है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। इस मेथड के बारे में आपको जाके रीड करना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो इन्होंने खुद लिखा है कमेंट में, रन ऑन द सर्वर फॉर एवरी रिक्वेस्ट। जब भी ये एपीआई कॉल होगी, ये सारा कोड सर्वर पे जाके कॉल होगा एवरी रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। डेटा इज सेंड डायरेक्टली टू द कंपोनेंट, ठीक है। तो ये मेथड याद कर लेना, जहां सर्वर साइड रेंडरिंग की बात होगी वहां पे ये मेथड यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन। ये तो गाइस अब आप कर ही लो अच्छे से, क्योंकि हर दूसरे इंटरव्यू में ये पूछते हैं यूज कॉल बैक, यूज मेमो, ठीक है। कोड स्प्लिटिंग, कोड स्प्लिटिंग गाइस लेजी लोडिंग को बोलते हैं, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी लेजी लोडिंग की वीडियो है, डिटेल में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आता है जी प्रोफाइलर। रिएक्ट में प्रोफाइलर नाम की एक चीज है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाई है। जब मैंने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी ना रिएक्ट में, तो मैंने प्रोफाइलर को भी उसमें कवर किया था, और मे भी इसके ऊपर मैंने सेपरेट ही वीडियो बनाई हुई है अलग से, ठीक है। तो बाकी मैं ऊपर आई बटन में टैग कर दूंगी इसकी वीडियो, आप लोग जाकर देख लेना। प्रोफाइलर कुछ नहीं है गाइस, बहुत इजी है। ये क्या करता है, ये आपकी कंपोनेंट की सिचुएशन बताता है, लाइक आपका कंपोनेंट की हालत क्या है, कितना टाइम ले रहा है आपका कंपोनेंट एग्जीक्यूट में, रेंडर में, स्टेट अपडेट में, माउंटिंग में, अनमाउंटिंग में, ये सारा कुछ। उसके बाद आता है यूज रेफ। यूज रेफ के बारे में भी ऑलरेडी सभी को पता है, जब भी आप अपना डेटा स्टेट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट डोम में जाके एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हो, उनको अपडेट कर रहे हो, तो यूज रेफ आप यूज करोगे, और यूज रेफ के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद आ जाता है गाइस थ्रॉटलिंग। तो गाइस जो थ्रॉटलिंग है, जब डी बाउंसिंग की बात होती है तो थ्रॉटलिंग भी आता है। तो डी बाउंसिंग आप सबने सुना होगा कि एक इवेंट जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉल होता है, बट जो थ्रॉटलिंग होती है वो कब कॉल होती है, जब आपके पेज पे कोई एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट के पेज पे हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो वेबसाइट पे, और जो डेटा है, न्यू न्यू डेटा जो है वो ऐड होता जा रहा है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो वैसे वैसे डेटा आपको शो हो रहा है, मतलब इट मीन्स कि बैकएंड पे कोई एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। तो जो एपीआई इस तरीके के इवेंट पे कॉल हो रही है, जो डेटा इस तरीके के इवेंट पे, लाइक यू आर स्क्रॉलिंग विंडो, ओके, एंड यू आर रीसाइजिंग विंडो, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग। बाकी आप अगर चाहो तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो, जेमिनाई से पूछते हैं रीबाउंस एंड वर्सेस थ्रॉटलिंग, ठीक है। ये देखो उसने क्या बोला, both debouncing and throttling are technical used to control how many times a function is executed over time। मैंने यही चीज एक्सप्लेन की, दोनों ही इसलिए यूज होते हैं कि कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कैसे खुलता है, क्योंकि जब जो मैंने आपको बताया कि आप स्क्रॉल कर रहे हो वेबसाइट को, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देख लो ऑटोमेटिकली कोई एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, कोई इवेंट कॉल हो रहा है। दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग व्हेन डीलिंग विद द इवेंट दैट फायर रिपीटली लाइक स्क्रॉलिंग, रीसाइजिंग और टाइपिंग, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप डिटेल में देख लेना। उसके बाद गाइस हमारे पास है कॉल, अप्लाई और बाइंड। ये भी आई डोंट नो क्यों पूछते हैं इसके बारे में इतना, पर हर कंपनी हर दूसरे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछते हैं। तो ये 3 मेथड आप लोग प्लीज रेडी कर लेना, ये जावास्क्रिप्ट के ही मेथड है, ठीक है। उसके बाद आती है डी बाउंसिंग। तो उन्होंने क्या मेरे को बोला था, एक्चुअली उनका ही यूआई था जिसपे मुझे कोड लिखना था, तो उन्होंने बोला एक कस्टम हुक क्रिएट करो डी बाउंसिंग का। एक तो होता है नॉर्मल कस्टम हुक, बट उन्होंने बोला डी बाउंसिंग इम्प्लीमेंट करनी है
पर डी बाउंसिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कस्टम हुक यूज करना है, ठीक है। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया था, मेरा 100% सही नहीं था, हाँ कुछ चीजें मिस हुई थी, बट मैंने बाद में इसे क्रिएट करके देखा था। तो देखो ये जैसे मेरा ये है कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने कस्टम हुक क्रिएट किया, तो जिन्होंने पहले कस्टम हुक किया वो उनको पता होगा कस्टम हुक का नेम क्या होता है, हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू जा रही है टेक्स्ट, सेकंड डिले, डिले मतलब कितने टाइम के बाद कोई इवेंट कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ली स्टेट जिसमें आपने अपना टेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद आपने यूज इफेक्ट का इवेंट लगाया जो कि तभी चलेगा अगर आपने वहां से कोई टेक्स्ट भेजा होगा और डिले अवेलेबल होगा। फिर डिले तो है ही, यहाँ पे हमने मैन्युअली मेंशन किया, बट जो टेक्स्ट है जब वो आएगा तो ये यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है। इसके अंदर अब क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। इसके अंदर हमने ये सेट टाइम आउट लगाया है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चलेगा, जो आपने यहाँ पे पास की, इसकी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये कॉल होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और कॉल होने पे क्या होगा, ये एक स्टेट को सेट करेगा जो आपने यहाँ पे पास किया होगा, ठीक है। इसको सेट करेगा, उसके बाद ये टाइमर जो है हम इसको क्लियर कर देंगे। अब आप पूछोगे कि इसको क्लियर करने की क्या जरूरत है, तो देखो जब भी न्यू टाइमर सेट होगा उससे पहले प्रीवियस वाला क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं पता लगेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज सेट करनी है, कौन सी वैल्यू सेट करनी है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये गाइस क्लियर टाइम आउट आप लोग जरूर रीड करना, क्लियर टाइम आउट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो इन जावास्क्रिप्ट क्लियर टाइम आउट इज द अंडो बटन फॉर टाइमर। देखो मैंने यही चीज बोली ना, अंडो बटन फॉर टाइमर, ठीक है। व्हेन यू सेट अ टाइमर यूजिंग द सेट टाइम आउट, when you set a timer using set timeout, it returns a unique ID. You pass the ID into the clear timeout to stop the function from ever running, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग रीड कर लेना। ये देखो यहाँ पे भी जहां पे सेट टाइम आउट आप यूज करोगे ना, वहां पे क्लियर टाइम आउट आपको यूज करना ही है, ठीक है। इमीडिएटली कैंसिल इट, सेट द टाइमर एंड सेव द आईडी, इमीडिएटली कैंसिल इट, ताकि जब न्यू टाइमर सेट हो तो प्रीवियस वाला क्लियर हो जाए, ठीक है। और हम लोग कहाँ थे, ओके ठीक है जी। उसके बाद ये हमने रिटर्न कर दी वैल्यू जो भी हमने सेट की, उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया अपने कस्टमर को। अब यहाँ पे चलो अपने कंपोनेंट में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले अपने कस्टमर हुक को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। कॉल कर लिया, अभी यूज नहीं कर रहे, बस कॉल किया, ठीक है। कॉल किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लिया, इनपुट बॉक्स में मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया। ऑन चेंज इवेंट पे मैंने क्या किया, सेट डेटा, मतलब जो भी मैं टाइप करूं उसे मैंने स्टेट में सेट कर लिया, ये रहा। अब मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा सेट हो रहा था ना उसको मैंने पास कर दिया यूज डी बाउंस में। तो ये जो डेटा पास हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो ये टेक्स्ट वैल्यू ये वही है, ठीक है। और ये पास कर दिया, तो पास करने के बाद ये जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये जो डी बाउंस कस्टमर फॉर्म में आया था ये रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्स आ गया। तो मैंने इसको बोला अपने कंपोनेंट में कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक को रन करना और एक पर्टिकुलर एपीआई को कॉल कर देना। तो बेसिकली डी बाउंसिंग यहाँ पे वर्क कर रही है हमारी विद कस्टम हुक। तो ये कंसेप्ट गाइस वहां पे यूज होगा, फॉर एग्जांपल जब आप सर्च की फंक्शनैलिटी कहीं पे इम्प्लीमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेल पेंट की बात करूँ, मैंने लिखा नेल और मैंने डाल दी स्पेस। आपने देखा होगा अमेजन फ्लिपकार्ट पे अगर आप ऐसे ही लिख दो नेम स्पेस और थोड़ा टाइम आप रुक जाओ, आपको उसी से रिलेटेड ना सारे सजेशन आने लगते हैं, डेटा फैच हो जाता है, जबकि अभी आपने सबमिट भी नहीं किया। तो ये वही है, जैसे ही आपने टाइप किया, आपने जो भी टाइप किया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने उस डी बाउंस को कॉल कर दिया, उस कस्टम हुक को कॉल कर दिया और यहाँ पे डी बाउंसिंग का कंसेप्ट चल गया, ये डी बाउंसिंग का कंसेप्ट चल गया। उसने
एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू सेट होगी। जैसे ही वैल्यू सेट हुई उसने एपीआई को कॉल कर दिया और ये डेटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, तो ये गाइस 50% नहीं था ये था 30% ऑफ द इंटरव्यू ऑफ ईपैम, और बाकी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई, बट मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही ऐसे थे कि मुझे इतने डिटेल में करने पड़े। बाकी 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 आप लोग बताओ कि आपको ऐसे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन के आंसर बताना आपको सही लगता है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, कैसे आप चाहते हो। ठीक है, मेरे को कमेंट जरूर करना, बताना। और प्लीज गाइस सपोर्ट करो चैनल को, आप सपोर्ट करोगे ना तभी मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, अदरवाइज जब वीडियो नहीं अच्छा रिस्पॉन्स करती मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।